हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सो वेलकम इन टुडेज सेशन। हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट में हैं और हमने कई सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है हमारा वो हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के अबाउट है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का बेसिक इंट्रोडक्शन हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की होता क्या है, ओरिजिनेट कैसे होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का कॉन्सेप्ट क्या है, बेसिक डेफिनेशन वगैरह, वो सारी चीजें हम देख चुके हैं। आज हम क्या स्टडी करेंगे? आज हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। हम एक पॉइंट चार्ज के कारण क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट, आपको कुछ ध्यान में हो तो मैंने आपको क्या बताया था कि आपके पास में कोई भी पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है तो उसकी सराउंडिंग में ये जो मैं डॉटेड जोन बना रहा हूँ ये क्या डिपिक्ट करता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, फिर इनके बाद में फिर इस कॉन्सेप्ट के बाद में फिर माइकल फैराडे आता है, वो कहते हैं इस डॉटेड जोन को आप रिप्रेजेंट कर दो किससे, एरो के सिंबल से। ठीक है, और ये जो लाइंस है इमेजिनरी लाइंस है, इन्हीं इमेजिनरी लाइन को उसने क्या बोला था, बोला कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। मतलब अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है क्या रिप्रेजेंट करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब क्या है, किसी भी चार्ज के सराउंडिंग का जो इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट है वो कौन रिप्रेजेंट करता है, या तो हम जो डॉटेड जोन क्रिएट जो शो करते हैं या वो, या फिर क्या है कि ये जो लाइन है, ठीक है, जिसका कॉन्सेप्ट माइकल फैराडे ने दिया था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, वो रिप्रेजेंट करती है इलेक्ट्रिक फील्ड को। बट क्या है कि हमें क्या करना है, हमें चार्ज को पढ़ना है। बार बार ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी हमें क्या परेशान करती है, बार बार हम ड्रॉ कर नहीं सकते। अब क्या है, आज के बाद जब भी मैं कोई प्लस क्यू चार्ज या माइनस क्यू चार्ज ड्रॉ करता हूं तो अंडरस्टूड है, मैं ना भी ड्रॉ करूं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या डॉटेड जोन तो ये अंडरस्टूड है ना, इनके सराउंडिंग में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। क्या चीज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और आपने ये भी देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, F/Q0। ये हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, Q0 क्या होता है, टेस्ट चार्ज। F क्या चीज होती है, टेस्ट चार्ज पे लगने वाली फोर्स। मतलब कहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड में जो टेस्ट चार्ज में फोर्स लगती है वो F होती है, और Q0 क्या होता है, टेस्ट चार्ज जो फील्ड में रखा होता है। ठीक है, और इन दोनों फोर्स को टेस्ट चार्ज से डिवाइड करते हैं तो हमें वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ का पता लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का पता लगता है, या हम कहते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है या फील्ड स्ट्रेंथ है। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं सारी बेसिक सी बातें। ठीक है, हाँ, आज का जो टॉपिक हम स्टडी करेंगे वो क्या है, हमारे पास में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है पॉइंट चार्ज के कारण। ठीक है, तो विदाउट मेकिंग एनी डिले वी विल स्टार्ट दिस टॉपिक। इस टॉपिक में क्या है बेटा, हमें सपोज हमारे पास में यहाँ पे कोई पॉइंट चार्ज है, जैसे मेरे पास यहाँ पे एक चार्ज है, पॉइंट चार्ज, दिस चार्ज इज Q। ओके, और ये चार्ज Q है तो इसकी सराउंडिंग में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, नेचुरल सी बात है। और यहाँ पे इस चार्ज के सराउंडिंग नियर बाई जोन में एक यहाँ पे पॉइंट है P, और ये जो पॉइंट P है इस चार्ज से कितनी डिस्टेंस पे है, R डिस्टेंस पे है। और मैं आपसे पूछूं कि बेटा बताओ इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, क्या आप बता पाओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की अमाउंट कितनी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होगी, बता पाओगे, बिल्कुल बता पाओगे। ठीक है, अब हम कुछ स्टडी करेंगे, कुछ इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे तो आप बता दोगे कि पॉइंट P पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। ठीक है, चलो एक बेसिक सा क्वेश्चन है, मैं आपसे पूछता हूं कि इस प्लस क्यू चार्ज के कारण पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी रहेगी। तो डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या है, इस पॉइंट P पे हम क्या रखेंगे, क्या रखेंगे, टेस्ट चार्ज रखेंगे। सपोज करो यहाँ पे हमने टेस्ट चार्ज क्या रखा बेटा, Q0। अब ये टेस्ट चार्ज किस डायरेक्शन में मूव करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी स्मॉल पॉजिटिव चार्ज है, ये दोनों में फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा, ये पॉइंट चार्ज ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव होता है एज कंपेयर टू स्मॉल पॉजिटिव चार्ज या टेस्ट चार्ज। तो क्या ये रिपेल करेगा, तो ये टेस्ट चार्ज किस डायरेक्शन में मूव करेगा, इन दिस डायरेक्शन।
और यही डायरेक्शन किसकी होगी बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी। ओके, यही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी, या फिर आप इसको लिखना चाहो तो इस चार्ज पे लगने वाली जो फोर्स की डायरेक्शन है वो भी यही होगी। नेचुरल सी बात है, ठीक है। और आपसे पूछे कि टेस्ट चार्ज कहाँ मूव करेगा, टेस्ट चार्ज कहाँ मूव करेगा, तो टेस्ट चार्ज भी इसी डायरेक्शन में क्या करेगा, मूव। ठीक है, फिर ये जो आपने डिस्टेंस दिखाया है r वेक्टर, ठीक है, इसका जो डायरेक्शन है, ये पोजीशन वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो क्या रहेगी, r कैप की डायरेक्शन भी क्या रहेगी बेटा, यही रहेगी। r कैप की हम डायरेक्शन दिखाना चाहें तो r कैप की जो डायरेक्शन है वो भी यही रहेगी। ओके, सो दीज ऑल आर सेम थिंग। कभी हम फोर्स बोलेंगे, कभी r कैप की मैं डायरेक्शन बोलूं, कभी इलेक्ट्रिक फील्ड बोलूं, तो अंडरस्टूड है, आप समझ जाओगे सारी चीजें क्या है। ठीक है, हमारा मेन मोटिव क्या था, हमारे पास ये जो आप प्लस क्यू चार्ज देख रहे हो बेटा, ये हमारे पास क्या है, पॉइंट चार्ज है। ये पॉइंट चार्ज है और ये सोर्स चार्ज है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर रहा है, क्रिएट कर रहा है। इसके सराउंडिंग में एक इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट है, उसी एनवायरनमेंट में एक ऐसा पॉइंट है P, और उस पॉइंट P पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो हमने क्या कर दिया, एक टेस्ट चार्ज रख दिया। अब हम टेस्ट चार्ज की हेल्प से यहाँ पे क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो माय डियर स्टूडेंट, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप कैसे कैलकुलेट करोगे, आपने फॉर्मूला पढ़ा है, कितनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, E वेक्टर है, तो आपने E वेक्टर का फॉर्मूला पढ़ा है ना बेटा। E वेक्टर क्या होता है, F बाई क्यू नोट होता है। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करोगे। अब फोर्स सबसे पहले, अब इसको आगे फर्दर हम सोल्व करेंगे, तो हमें क्या करना है, इस फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। फोर्स किस किस के बीच में, फोर्स एक तो ये जो Q पॉइंट चार्ज है, और दूसरा क्या है, ये Q नोट जो कि क्या है, टेस्ट चार्ज है। दोनों के बीच में हमें फोर्स कैलकुलेट करनी है, और दोनों चार्ज कितने डिस्टेंस अपार्ट है, r डिस्टेंस पे। तो हम क्या करेंगे, देखो कूलाम फोर्स बिटवीन Q प्लस Q एंड Q नॉट। ओके, पॉइंट चार्ज और टेस्ट चार्ज के बीच में कितनी कूलाम फोर्स है, ठीक है, कितनी कूलाम फोर्स है माय डियर स्टूडेंट, F फोर्स है। कैलकुलेट कीजिएगा, F इज इक्वल टू K Q नॉट अपॉन में R स्क्वायर, और फोर्स की डायरेक्शन पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन R कैप बताएगा, तो ये लिख दो। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट बोलता हूं, और मैं क्या करूंगा, पुट वैल्यू ऑफ F वेक्टर इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सो बेटा अब हम क्या करेंगे, F की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट क्या चीज है, E वेक्टर इज इक्वल टू F को ये लिख देंगे हम K Q नोट अपॉन में R स्क्वायर R कैप अपॉन में क्या चीज है, Q नोट। वैल्यू हमने पुट कर दी है, फिर जो चीज कैंसिल आउट होती है उसको कैंसिल आउट कर देंगे, Q नोट से Q नोट, और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिलेगी K Q R स्क्वायर R कैप। ठीक है, तो बेटा इस रिलेशन से हमें क्या पता चला, हमें पता चला कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या लिख सकते हैं, K Q R स्क्वायर R कैप। ओके, ये तो हम लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में। किसकी फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में। मैग्नीट्यूड की फॉर्म में, मतलब डायरेक्शन की बात ना करें तो हम इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड हम इलेक्ट्रिक फील्ड को E वेक्टर का मोड कर देंगे। ठीक है, जो क्या बन जाएगा, K Q अपॉन में R स्क्वायर R कैप। इन जनरल सिंपली हम क्या लिखेंगे, E इज इक्वल टू K Q अपॉन में R स्क्वायर। यहाँ सिर्फ मैग्नीट्यूड की टर्म्स की बात हो रही है, हम डायरेक्शन की कोई बात नहीं कर रहे हैं। ओके, सो बेटा क्या है, इस रिजल्ट को वन स्टेप और कर सकते हैं कि आपको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट होता है, तो आप इस रिजल्ट को ऐसे भी लिख सकते हो
के को क्या लिख दोगे 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। ओके, सो दिस इज आल्सो ओके। इस के की वैल्यू आप यहाँ पे भी ऐसे पुट कर सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको पता है के की वैल्यू कितनी है 9 × 10⁻⁹ होती है। वो जहाँ जहाँ हमें रिक्वायरमेंट होगी हम क्या पुट कर लेंगे, ठीक है। तो इस वाले चीज़ की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको समझाने के लिए बताया था, इसको मैं रब कर देता हूँ। ओके, सो बेटा अब क्या है, इस रिजल्ट से हमें क्या पता चलता है, ठीक है। वी कैन सी हमें यहां से क्या पता चलता है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। इस रिजल्ट से हमें क्या पता चलता है, हमें ये पता चलता है बेटा कि R की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, और R की वैल्यू डिक्रीज करेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ओके, सो इसका मतलब एक ही चीज लिख लो, दोनों नाम ना हो, कंफ्यूज ना हो जाओ, ठीक है। अब क्या है, इसका मतलब ये है बेटा, सिंपली क्या है कि मेरे पास यहाँ पे कोई चार्ज है, ठीक है, कोई भी चार्ज, इट कैन बी एनी चार्ज, ठीक है, और इस चार्ज के सराउंडिंग में यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे एक पॉइंट P है, यहाँ पे पॉइंट Q है, यहाँ पे पॉइंट R है, ठीक है, 3 पॉइंट है। तीनों पॉइंट पे अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे ना, E1 E2 E3, नेचुरल सी बात है। कोई भी चार्ज है उसकी सराउंडिंग में क्या है, मैंने 3 पॉइंट ड्रॉ कर दिए P Q R, तो तीनों पॉइंट पे अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे। जो पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड के पास में होगा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि वहां डिस्टेंस कम है, वहां क्या है, डिस्टेंस कम है। आपको पता है डिस्टेंस डिक्रीज करेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ये क्या हो गया, चलो अब इसको मैं, देखो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, क्या है बेटा कि आपको पता है डिस्टेंस क्या है, डिक्रीज करेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, यहाँ और कम, यहाँ और कम। मतलब इस सिचुएशन के लिए मैं लिखना चाहूं तो हम क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पे ज्यादा होगा, Q पे और कम होगा, और R पे क्या होगा, इन तीनों में रिलेटिवली सबसे कम, ठीक है। सो ये बात समझ में आई, ठीक है। तो ये तो इसका फिजिकल मीनिंग था कि चार्ज से हम जितना डिस्टेंस पे जितना दूर जाते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। फिर बेटा क्या है कि हम एक ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं। वो ग्राफ क्या है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस, R क्या चीज है, डिस्टेंस है, और E क्या चीज है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। इन दोनों के बीच में हम कोई ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ की शेप ये रहने वाली है। मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज करेगा, इस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के लोग डिस्टेंस इंक्रीज कर रहे हैं, तो जैसे जैसे ग्राफ आगे जाएगा तो ग्राफ नीचे आता जाएगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, घटेगा, डिक्रीज करेगा। तो यहाँ से क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। तो ये पॉइंट चार्ज के केस में ग्राफ ऐसा बनेगा। ओके माय डियर स्टूडेंट, सो इट वाज बेसिकली अबाउट पॉइंट चार्ज। भी कोई भी पॉइंट चार्ज है, उसके कारण उसकी सराउंडिंग में किसी भी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना हो तो क्या फॉर्मूला, आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे एक, मैं यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे आपके पास में कोई Q1 चार्ज है, ओके। ये Q1 चार्ज एक कैसा भी हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ठीक है। और इसके कारण मेरे को किसी भी पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना हो तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस चार्ज से मेरे को डिस्टेंस पता होना चाहिए। सपोज करो डिस्टेंस कितना R है, तो यहाँ पे E पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, आप क्या करोगे, K को मल्टीप्लाई करोगे ये जो चार्ज Q1 है इसके मैग्नीट्यूड से, और उसको डिवाइड करोगे चार्ज Q1 और जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर से।
इसको आप एक निमोनिक टेक्निक बना लो कि आपको KQ_R² हर टाइम याद होना चाहिए, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड में बहुत काम आने वाला है। तो कोई भी चार्ज है उसके कारण किसी भी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना हो तो वो क्या रहेगा, KQ1R², KQ/R²। ये चार्ज Q1 हो सकता है, Q2, Q3, Q1 कुछ भी हो सकता है। ये पॉइंट भी यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, बट चाहे कुछ भी रहे बीच में डिस्टेंस तो क्या रहेगा, R ही रहेगा, R1, R2, R3 कुछ भी आप लो, ठीक है। सो इट वाज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। सो वीडियो को पॉज करके आप नोट करें, फिर अगला टॉपिक स्टडी करेंगे। So my dear student, now we will study about a new topic and that topic is superposition principle of electric field. Electric field के केस में superposition principle क्या रहेगा, या यूं समझो कि हमें ये पता है कि हमारे पास एक पॉइंट चार्ज हो तो उससे किसी पॉइंट P पे जो कि R डिस्टेंस पे सिचुएटेड है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, KQ/R², इतना मैग्नीट्यूड रहेगा उस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब मान लो कि आपके पास सिचुएशन ऐसी आ जाए कि आपके पास में n चार्जेस हो, Q1, Q2, Q3, Q4, Qn, और इन सभी चार्जेस के कारण आपको किसी पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना हो तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, ठीक है। तो ये टॉपिक है, हम इसीलिए स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले हम डेफिनेशन बाद में पढ़ेंगे, पहले इसकी सिचुएशन को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बिल्कुल इजी है, ठीक है। जैसे आपने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आपने उसमें किया था, कूलॉम्स लॉ वाले कॉन्सेप्ट में किया था, ठीक है, वहाँ सेम एज इट इज ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये क्या कह रहे हैं कि आपके पास में n चार्जेस है, सपोज करो यहाँ पे Q1 चार्ज है, यहाँ पे Q2 है, यहाँ पे कोई Q3 चार्ज है, यहाँ पे कोई Qn है। हमारे पास क्या है, ऐसे ऐसे n चार्जेस है, और यहाँ पे एक चार्ज है इनके सेंटर में, या कहीं पे भी दिखा सकते हैं, यहाँ पे Q0 चार्ज है। क्या है बेटा, Q0 चार्ज है। आपको पता है Q1 चार्ज के कारण Q1 चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बिल्कुल होगा। इसकी सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो ये Q0 चार्ज पे फोर्स लगाएगा, डेफिनेटली फोर्स लगाएगा, और उस फोर्स को इस Q0 चार्ज के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। मतलब क्या है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी हम कैलकुलेट कर पाएंगे ऐसा करने से। सिमिलरली इन सभी चार्जेस के साथ में, तो मतलब क्या है, Q1 चार्ज के कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, Q2 के कारण, Q3 के कारण, Q4, Qn के कारण, सब चार्जेस के कारण Q यहाँ पे क्या होगा, इस वाले जोन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। तो कह रहा है कि इन सभी चार्जेस की प्रेजेंस से जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, हमें वो कैलकुलेट करना है। तो इन सभी चीजों को स्टडी करने के लिए हम किसकी हेल्प लेंगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है, देखो एक बात बताओ, Q1 देखो, Q0 क्या है, टेस्ट चार्ज है, और Q1 यहाँ पे आप ये मेंशन नोट कर लो, यहाँ पे Q1, Q2, Q3 अप टू Qn, ये सारे क्या है, ऑल n पॉइंट चार्जेस, ऑल n पॉइंट चार्जेस। ये हमारे पास बेटा n पॉइंट चार्जेस है। Q0 अपना क्या है, टेस्ट चार्ज है, ओके। और Q0 को किस पॉइंट पे रखा हुआ है, हमने किसी पॉइंट P पे रखा हुआ है। ये हमारे पास क्या है, कोई P पॉइंट, ठीक है। अब एक बात बताओ बेटा कि Q1 और Q0 चार्ज के बीच में कुछ डिस्टेंस होगा, सपोज कितना है, R1। Q2 और Q0 के बीच में भी कोई डिस्टेंस होगा, कितना, R2। Q3 और Q0 के बीच में R3। Qn और R0, Q1 और Q0 के बीच में कितना बेटा, Rn, ठीक है। हमने डिस्टेंसेस दिखा दिए हैं, ठीक है। अब आपको पता है, आपको चार्ज का मैग्नीट्यूड पता चल जाए, सोर्स चार्ज का, और डिस्टेंस पता चल जाए जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, तो आप इजीली इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। अब एक बात पूछता हूँ आपसे, ये जो Q1 चार्ज है, Q1 चार्ज के कारण पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। देखो Q1 चार्ज के कारण Q0 जिस डायरेक्शन में मूव करेगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो Q1 क्या करेगा, Q0 को रिपेल करेगा, क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो ये जो Q0 चार्ज है किस डायरेक्शन में चलेगा, इस डायरेक्शन में। तो
Q1 की कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, ये वाली। Q2 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये वाली, ओके। Q3 चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये वाली। सिमिलरली Qn चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये वाली, ठीक है। सभी चार्जेस का Q1 चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E1, Q2 के कारण E2, Q3 के कारण E3 और Qn के कारण En इलेक्ट्रिक फील्ड। ये साथ में मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड भी दिखाया, इसकी डायरेक्शन भी दिखाई है, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि Q0 पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ठीक है। तो क्या है टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी यहाँ डेफिनेशन लिखते हैं, क्या है कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड at P due to all charges, all n charges, सभी n चार्जेस के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मैं कहता हूं कि E वेक्टर कितना होगा, E मतलब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड किन किन के कारण होगा, Q1 के कारण, Q2, Q3, Q1 सभी चार्जेस के कारण। तो Q1, अब देखो Q1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, E1, Q2 के कारण कितना, E2, Q3 के कारण E3 और Qn के कारण En, ठीक है। आप क्या करोगे, इन सभी चार्जेस के इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या कर दो, वेक्टर सम कर दो, और वेक्टर सम करने के बाद में जो आपको इनकी जो वैल्यू मिलेगी वही क्या रहेगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, ओके। यू आर गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। सो बेटा ये क्या है, ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है, किसके कारण, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, ठीक है। तो इसको हम डिफाइन करेंगे तो देखो क्या रहेगा, देखो डेफिनेशन, द रिजल्टेंट या नेट, द रिजल्टेंट ब्रैकेट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट, हमने P लिया हुआ है, at any point P, at any point P due to कई सारे चार्जेस लिए हमने, ग्रुप ऑफ चार्जेस, ड्यू टू ए ग्रुप ऑफ n charges, group of n charges will be equal to vector sum of electric field intensity due to individual charges, due to individual charges considering बेटा एक बात बताओ, जैसे हमने क्या किया था, कूलॉम्स लॉ के केस में सुपरपोजिशन स्टडी किया था, तो हम क्या है, मान लो Q1 चार्ज के कारण Q0 पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं, तो बाकी सभी को क्या एब्सेंट मानते थे ना, तो सेम कंडीशन यहाँ पे कंसीडरिंग रिमेनिंग चार्जेस एब्सेंट। छोटी सी डेफिनेशन है, इनके हिसाब से पूछा जाता है तो आप बता दो, इसका कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब आपसे क्या पूछा जाए कि P पॉइंट पे Q0 चार्ज है और उसके सराउंडिंग में n चार्जेस है, तो Q0 पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सभी के इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेक्टर सम होगा उतना टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। बस इस बात को आपको याद रखनी है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ जाती है तो क्या है कि ये कुछ भी नहीं है, सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। और आप ये भी लिख दो, E1, E2, E3 क्या चीज है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, अप टू En आर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1, Q2, Q3 अप टू Qn चार्जेस। ये लाइन लिखते हैं, ठीक है। सो माय डियर स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे, इसका एक छोटा सा एक्सप्रेशन है वो कर लेते हैं। तो बेटा एक बात बताओ,
ई वेक्टर इज इक्वल टू E1 इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण था, Q1 चार्ज के कारण, और Q1 चार्ज के कारण पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो आप क्या करोगे, वही याद रखो, निमोनिक टेक्निक बताई थी कि K को मल्टीप्लाई करो Q1 से, जो चार्ज सोर्स चार्ज होता है उससे, और उसको डिवाइड कर दो जिस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना उसकी डिस्टेंस के स्क्वायर से, ठीक है। सिमिलरली क्या होगा, E2 इलेक्ट्रिक फील्ड Q2 चार्ज के कारण, तो क्या हो जाएगा ये KQ2 R², ठीक। हाँ, एक चीज का आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है तो आप डायरेक्शन जरूर दिखा दे। तो यहाँ पे जो आपका, एक मिनट, यहाँ पे E1 है ना, तो यहाँ पे इसके साथ में डायरेक्शन दिखाने के लिए R कैप लगाना पड़ेगा, और R कैप 1, क्या यहाँ R1 है तो R कैप 1 लिख दो, ओके। सो नेक्स्ट KQ2 R2² R कैप 2 प्लस में E3 इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण था, Q3 चार्ज के कारण, तो Q3 चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो कैसे आएगा कि Q3 अपॉन में R3², ये डिस्टेंस का स्क्वायर R3 का, ओके। और ये यहाँ पे R3 यहाँ लिख लो, आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, R3, ठीक है। सो अब इसके साथ में कैप क्या आ जाएगा, R कैप 3 एंड सो ऑन। फाइनली क्या आ जाएगा, EN के लिए क्या आ जाएगा कि QN RN² R कैप है, ठीक है। सो यहाँ पे ये आपके पास में आपने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर लिया। अब इसको थोड़ा सा और प्रिसाइज वे में लिखना चाहते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इसको ले आओ, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, कॉमन ले लो, कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, K अंदर क्या रहेगा Q1 R1² R1 कैप प्लस में Q2 R2² R कैप 2 एंड फाइनली कितना आ जाएगा, फाइनली आ जाएगा QN RN² R कैप, ठीक है। Q3 आप लिख लेना। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइनली तो क्या लिखेंगे K। अब इसको हम समीशन वाले फॉर्मेट में लिख सकते हैं, सिग्मा वाले में, ठीक है। जैसे Q1 Q2 Q3 Qn n तक जा रहा है तो इसको मैं Qi लिख देता हूँ, ओके। R1 R2 R3 इनका स्क्वायर n तक जा रहा है तो इसको मैं Ri का स्क्वायर लिख सकता हूँ। R कैप 1 R कैप 2 Rn n तक जा रहा है तो इसको Ri लिख दूंगा, और I की वैल्यू कितनी है, 1 से लेके n, ठीक है। ये क्लास 10th में आपने उम्मीद करता हूँ सीखा होगा, ओके। सो माय डियर स्टूडेंट, इट वाज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए ग्रुप ऑफ चार्ज, ठीक है। वीडियो को पॉज करके नोट करें, फिर अगला टॉपिक पढ़ते हैं। तो बेटा अब हम बात करेंगे कि न्यूमेरिकल्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे रहेंगे वो किस टाइप के रहेंगे। एग्जामिनर आपसे किस टाइप के न्यूमेरिकल पूछ सकता है, उनकी कुछ पॉसिबिलिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करने की कुछ पॉसिबिलिटी डिस्कस करेंगे वेरियस सिचुएशन पे, जिन पे बेस्ड क्या है आपको न्यूमेरिकल करने हैं और जो एग्जाम्स में भी आते हैं आपके, ठीक है। तो देखो मैंने आपको पहले ही बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में यूजुअली आपसे 1D के केसेस पूछेंगे या फिर कौन से पूछेंगे 2D वाले केसेस, ठीक है। तो हम बात करेंगे 1D केसेस में, ठीक है। 1D केसेस में आप क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे कैलकुलेट करोगे, ठीक है। तो आपसे ये पूछेगा कि फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। हमें किसी पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास सिचुएशन फर्स्ट है, ओके। सिचुएशन फर्स्ट क्या हो सकती है, ये हो सकती है कि हमारे पास चार्ज Q है और चार्ज Q से यहाँ R डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है और आपसे पूछेगा कि बताओ यहाँ पे पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, दिस इज प्रीटी सिंपल, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। पॉइंट P पे किसी भी पॉइंट चार्ज से R डिस्टेंस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना हो तो आप क्या करोगे बेटा, KQ अपॉन में R², ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में इसको वेक्टर सिंबल साथ में लिखोगे तो इसके साथ में क्या लगा दोगे, R कैप, डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा। बट मैक्सिमम हम क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड की को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैग्नीट्यूड को लेके चलेंगे तो मैग्नीट्यूड इसका कितना होगा, KQ अपॉन में R², ठीक है। सो बोथ आर सेम थिंग।
अब क्या है कि आपसे दूसरी सिचुएशन क्या पूछ सकता है, दूसरी सिचुएशन आपसे ये पूछ सकता है कि आपके पास में दो चार्ज है। क्या है बेटा? दो चार्ज है। यहाँ पे एक चार्ज कौन सा है? Q1 और दूसरा चार्ज कौन सा है? Q2। और दोनों चार्ज के बीच में डिस्टेंस कितना है? R। और इनके यहाँ पे भी हो सकता है ये जो इन दोनों चार्जेस के मिड पॉइंट पे पॉइंट P हो, या Q1 के पास हो या Q2 के पास हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हम ज्योमेट्री की हेल्प से क्या है उसको सोल्व कर लेंगे। अब सिचुएशन देखेंगे कि दोनों के बीच में दोनों चार्जेस के बीच में पॉइंट P हो और आपसे पूछा जाए कि बताओ पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? ठीक है, एक बात बताओ, Q1 चार्ज के कारण पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, Q2 के कारण होगा, डेफिनेटली होगा। चार्ज है तो उसकी सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो दोनों चार्जेस की सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पॉइंट P पे भी क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब हम बात करेंगे जो Q1 चार्ज है, क्या है? Q1 चार्ज है। Q1 चार्ज के कारण पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी होगी? यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखेंगे, टेस्ट चार्ज टुवर्ड द राइट मूव करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन Q1 चार्ज के कारण कहाँ होगी? टुवर्ड द राइट। ओके, और Q2 चार्ज के कारण पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? टुवर्ड द लेफ्ट, क्योंकि टेस्ट चार्ज रखेंगे तो उसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में। मुझे पता है आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने में आपने महारत हासिल कर ली होगी अब तक तो। ओके, सो पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दोनों चार्ज के कारण वो E1 और E2 होगा। क्या होगा? E1 E2। और मैं आपसे पूछूं कि यहाँ तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा ना? ठीक है, बिल्कुल। तो क्या है बेटा, मैं आपसे कहूं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहेगा? E वेक्टर। इसको E वेक्टर को मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहा हूं, तो E वेक्टर को आप कैसे कैलकुलेट करोगे? आप क्या करोगे? E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर का क्या है? सम कर दो। दोनों का क्या कर दोगे? वेक्टर एडिशन कर दोगे। ठीक है, आपको पता है ना, आप क्लास 11th में पढ़ चुके होंगे। ठीक है, ये क्या है? A वेक्टर है इसी डायरेक्शन में और B वेक्टर क्या है? इसकी अपोजिट डायरेक्शन में हो। ठीक है, तो इनका रिजल्टेंट वेक्टर क्या रहता है? A वेक्टर प्लस ऑफ माइनस B वेक्टर। ठीक है, तो यहीं पे सिमिलरली प्लस माइनस भी हम कर लेंगे। किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे, दूसरे को क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। तो जस्ट आप, मुझे पता है, आपको पता है वेक्टर एडिशन आपको आता है। ठीक है, सो इस चीज का आपको ध्यान रखेंगे। हाँ, मैग्नीट्यूड की टर्म में बात करें, ठीक है, किसकी टर्म में बात करें? मैग्नीट्यूड की टर्म में, क्योंकि मैग्नीट्यूड की टर्म में हम ज्यादातर बात करेंगे। तो मान लो मैग्नीट्यूड की टर्म में लिखना हो तो क्या लिखेंगे? ठीक है, तो उस केस में बेटा हम क्या करेंगे? हम ये देखेंगे कि किस चार्ज के कारण मैग्नेटिक फील्ड आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड की टर्म में लिखना हो तो हम देखेंगे कि किस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, किसके कारण क्या है? कम। तो फिर ज्यादा में से कम करके माइनस कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऐसी सिचुएशन हो, ठीक है, ऐसी सिचुएशन हो, ठीक है, मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि इफ E1 इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा हो E2 से, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? E1 माइनस E2। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है, इफ E2 ग्रेटर हो E1 से, तो क्या है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? E2 माइनस E1। ठीक है, वो तो जब आप कैलकुलेशन करोगे तो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, कि कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है। देखो Q1 चार्ज से कितनी डिस्टेंस पे, ये कितने डिस्टेंस पे, आप कैलकुलेट कर सकते हो E1 E2 इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इस टाइप के कॉन्सेप्ट क्या है? यूज होंगे। ठीक है, और मान लो कि दोनों ही चार्ज एक जैसे हो और मिड पॉइंट पे चार्ज रखा हो, ये डिस्टेंस भी सेम हो, चार्ज भी सेम हो, तो दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम होगा, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट हो, तो उस केस में क्या पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? 0 भी हो सकता है। ओके, सो इस टाइप से क्या है, आप न्यूमेरिकल सोल्व करोगे तो आपका थॉट प्रोसेस ऐसा होना चाहिए। ये चीजें आप अच्छे से समझ पाओगे तो आपको न्यूमेरिकल में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है बेटा, अब आपसे कई बार ऐसी ये वाली सिचुएशन भी पूछ सकता है। ठीक है, आपसे कहेगा कि बेटा आपके पास में दो चार्ज है। ओके, सपोज करो दिस इज Q1, दिस इज Q2। दो चार्ज है, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? R। ठीक है, ये भी हो सकता है, यहां तो हमने क्या है, दोनों चार्जेस को क्या लिया था? पॉजिटिव लिया था। अब ऐसा भी तो हो सकता है ना बेटा, एक चार्ज पॉजिटिव और दूसरा क्या हो? नेगेटिव हो। उस केस में आपसे पूछे कि यहाँ पे जो पॉइंट है, यहाँ पे
यहाँ पे जो पॉइंट है P, ठीक है, ये जो P पॉइंट है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा तो आप बता सकते हो वेरी इजीली। दिस इज प्रीटी इजी। कैसे कैलकुलेट करोगे? अब एक बात बताओ, Q1 चार्ज के कारण पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या रहने वाली है? दिस वन। ओके, और Q2 चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? आप इसमें टेस्ट चार्ज को रखोगे तो ये माइनस Q2 चार्ज क्या है, उधर लेके जाएगा। तो अब इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। अब मैं आपसे पूछूं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P पॉइंट, एट P पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करोगे तो कितना होगा? सपोज मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को E वेक्टर बोल रहा हूँ, तो E वेक्टर की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पे आप क्या करोगे? E1 वेक्टर और E2 वेक्टर का क्या कर दोगे? सम कर दोगे डायरेक्ट। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है। अब आपको अब इसकी मैग्नीट्यूड की टर्म में हम कैसे लिखेंगे इसको? मैग्नीट्यूड की टर्म में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। एक बात बताओ, दोनों वेक्टर क्वांटिटी सेम डायरेक्शन में ऐड हो रही है तो क्या डायरेक्टली ऐड कर दोगे? देखो यहाँ अपोजिट डायरेक्शन में थी तो दोनों को हमें माइनस करना पड़ा। किसमें से कौन सा माइनस करेंगे? तो हम देखते हैं कि जो बिगर क्वांटिटी कौन सी रहेगी। ठीक है, यहाँ पे क्या है, दोनों सेम डायरेक्शन में है तो मैग्नीट्यूड की टर्म में हमें लिखना हो तो हम क्या कर देंगे? E1 प्लस E2 कर देंगे। दैट इज प्रीटी सिंपल। ठीक है बेटा, ओके। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी और इन पे फोकस करोगे तो न्यूमेरिकल में आपको बिल्कुल भी एफर्ट नहीं लगाना है। ओके, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट हम यहीं पर डिस्कस कर लेंगे जो पॉसिबिलिटी बन रही है। सो बेटा ये सिचुएशन बन सकती है आपके पास में। हाँ, फिर आपसे ये पूछ ले कि डायरेक्शन क्या रहेगी, तो डायरेक्शन क्या रहेगी? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड का आपने क्या निकाला? मैग्नीट्यूड निकाला है ना। तो क्या है कि ये तो आपने किसकी टर्म में मैग्नीट्यूड निकाला इलेक्ट्रिक फील्ड का, यहाँ पे लिख दो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे भी आप इनको लिख सकते हो। ये जो दोनों पॉइंट है यहाँ पे आप क्या डिस्कस कर रहे हो? मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या डिस्कस कर रहे हो? मैग्नीट्यूड डिस्कस कर रहे हो। ओके, और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है बेटा? ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है फोर्थ, कि आपके पास में यहाँ कहीं दो चार्ज है। ठीक है, एक चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज Q2 है। दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? R है। ओके, और इन दोनों चार्ज को जो लाइन ज्वाइन कर रही है, ये जो ब्लैक कलर की जो मैं डॉटेड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये लाइन ज्वाइन है। और ये जो लाइन ज्वाइन कर रही है यहाँ पे एक पॉइंट क्या है? P है। क्या है? पॉइंट P है। और दोनों चार्ज में बाय डिफॉल्ट कैसे ले लेता हूँ? पॉजिटिव पॉजिटिव ले लेता हूँ। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी तो कैसे कैलकुलेट करोगे? ठीक है, अगेन एक बार फिर बहुत इजी हो जाएगा। Q1 के कारण पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कितनी होगी? ये वाली। तो Q1 चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड को E1 बोलो हर जगह। ठीक है, और Q2 चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E2 होगा। तो इस वाले Q2 चार्ज के कारण पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी रहेगी? ये भी उसको रिपेल करेगा। ठीक है, E2 वेक्टर। ठीक है, तो दोनों चार्ज के कारण क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या रहेगी वो आप जो पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहेगा वो आप इजीली कैलकुलेट कर लोगे। यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P। कैसे कैलकुलेट करोगे? E वेक्टर रहेगा। कैसे करोगे? E1 वेक्टर प्लस में E2 वेक्टर। ठीक है बेटा, ये तो वेक्टर, इसका वेक्टर एडिशन कर दोगे। वेक्टर लो की आपको नॉलेज है। और मैग्नीट्यूड की टर्म में आप इसको लिखना चाहे इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नीट्यूड ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये कितना रहेगा? E रहेगा। और दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो क्या है? मैग्नीट्यूड सिंपली ऐड हो जाएगा। ओके, क्योंकि इनके बीच में ये क्या सेम डायरेक्शन में है। ठीक है, सो ये वाला वीडियो को पॉज करके आप ये नोट कर लो बेटा, फिर आगे और कुछ पॉसिबल केसेस डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट, अब आपके पास में है फिफ्थ केस। फिफ्थ केस आपको कैसे दे सकते हैं? देखो, जो मैंने फोर्थ केस डिस्कस किया इसमें और भी कई सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप अच्छे से किसी भी सिचुएशन को समझ जाओगे। ठीक है, अब अगला ये भी हो सकता था
कि आपके पास में क्या है, दो चार्जेस है बेटा, क्या है, दो चार्जेस है। यहाँ पे एक चार्ज कौन सा है, Q1, यहाँ पे एक चार्ज कैसा है, Q2, दोनों के बीच में डिस्टेंस R है, और ये जो डॉटेड लाइन है इन दोनों को ज्वाइन कर दिया है। और यहाँ पे आपको ये बोला जाए कि यहाँ पे एक पॉइंट P है, और पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा कब, जब आपसे कहते कि Q1 चार्ज माइनस है, Q2 क्या है, प्लस है, तब कैसे कैलकुलेट करोगे। तो उस केस में क्या है, Q1 चार्ज के कारण पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कितना, E1, और उस E1 इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नो डाउट आपको अच्छे से पता है, ये वाली रहेगी, टुवर्ड राइट, ओके। और प्लस Q2 चार्ज के कारण पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या रहेगी, टुवर्ड लेफ्ट, दैट विल बी E2 वेक्टर, ओके। अब मैं आपसे पूछूं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड P पे कितना रहेगा, तो आप इजीली सोल्व बता, आपके माइंड में आ चुका है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P, तो P पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर होगा। तो E वेक्टर को कैलकुलेट करने के लिए क्या करोगे बेटा, दोनों वेक्टर क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो दोनों का हम वेक्टर सम कर देंगे। यहाँ वेक्टर सम है, और जो मैं नीचे लिखता हूँ वो क्या होता है, नीचे लिखता हूँ क्या होता है, वो मैग्नीट्यूड की टर्म में है, और मैग्नीट्यूड की टर्म में लिखना हो तो मैग्नीट्यूड ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो क्या लिखेंगे हम, E वेक्टर को, E को क्या लिखेंगे। अब हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है, एक तो क्या है, इफ E1 ग्रेटर हो E2 से, क्या क्या कह रहा है कि इस वाला मैग्नेट, E1 का इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पे ज्यादा हो, Q1 का इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा हो पॉइंट P पे एज कंपेयर टू Q2, ठीक है। तो उस केस में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखोगे आप लिखोगे E1 माइनस E2, ओके। और फिर दूसरा क्या है, आपसे ये पूछा जाए कि ये सी सिचुएशन भी हो सकती है कि सेकंड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, इस वाले चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा हो, Q1 का कम हो, तो उस केस में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा, E2 माइनस E1, जो हमने पहले डिस्कस किया है, ये वही है, ओके। सो ये भी आपको केस अच्छे से समझ में आया होगा। अब क्या है 1D के बाद में बेटा क्या है, आपके पास में 2D में भी कुछ केसेस बनते हैं, ठीक है। मैंने बोला था कि 2D में भी आपके एग्जाम में कुछ केसेस आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक बड़ा कॉमन सा है, आपको पता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल पीछा नहीं छोड़ती है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले क्वेश्चन। सपोज करो इक्विलेटरल ट्रायंगल की कंडीशन दे दी जाए, और आपको बोले कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की ये वाले वर्टिसेस है, ठीक है, इस वाले वर्टिसेस पे कितना चार्ज है, Q1, इस वाले वर्टिसेस पे चार्ज कितना है, Q2, ठीक है। और आपको ये दे दिया जाए कि Q1 भी पॉजिटिव है, Q2 भी पॉजिटिव है, और ये पूछा जाए कि पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, क्या है पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो आप सिचुएशन ड्रॉ करके देखो कैसे कैलकुलेट करोगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको दे दी है, तीनों साइड इक्वल है, एंगल आपको पता है 60-60 के होते हैं, ठीक है। मैं ज्योमेट्री हम डिस्कस नहीं कर रहे, कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं। तो आप क्या करोगे, Q1 चार्ज के कारण पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या रहेगी बेटा, ये वाली E1 वेक्टर, ओके। Q2 चार्ज के कारण पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या रहेगी, E2 वेक्टर, ओके। दो इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों चार्जेस के कारण पॉइंट P पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब ये दो वेक्टर है ना, वेक्टर क्वांटिटी है, कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे एक्ट कर रही है, किस एंगल पे एक्ट कर रही है, थीटा। सपोज करो ये एंगल थीटा है, ये भी थीटा है, ये थीटा, वो अलग बात है, आपको पता है कि एंगल थीटा 60 डिग्री है, ठीक। हम जनरल केस की बात करें तो आप क्या करोगे, पॉइंट P पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बेटा, E वेक्टर किसके इक्वल होगा, E1 वेक्टर प्लस में E2 वेक्टर, ओके। सो आपको कॉन्सेप्ट समझ में अच्छे से आ रहा है ना, तो वीडियो को भी लाइक कर दो, बाद में मौका नहीं मिलेगा, लास्ट में नहीं बोलूंगा आज में, ठीक है, ओके। सो क्या है कि पॉइंट P पे आप क्या करोगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो क्या होगा, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर, दोनों को वेक्टर एडिशन कर देंगे, ठीक है। हाँ, अब दो वेक्टर किसी थीटा एंगल पे हो तो उनको ऐड करना आता है ना आपको आता है अच्छे से, मुझे पता है, क्योंकि 11th क्लास तो पास कर चुके हो, ठीक है।
ये आपके पास एक ए वेक्टर है, ये आपके पास बी वेक्टर है, थीटा एंगल पे हो, तो बेटा इनको ऐड करना हो या दोनों का रिजल्टेंट निकालना हो तो आप क्या करते हो, ऐसे ये ट्रायंगल जो पैरेललोग्राम लगा के क्या कर सकते हो, उसको सोल्व कर सकते हो, ठीक है। और उस केस में मान लो कि रिजल्टेंट हमें आर मिलता है, तो आर वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे एक वेक्टर क्वांटिटी E1 है, दूसरी E2 है, तो इनका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बेटा, E वेक्टर, और E वेक्टर को हम क्या पैरेललोग्राम से क्या सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो मतलब आपको पता है जो रिजल्टेंट वेक्टर E है या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, नेट वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर एक ही बात है, वो क्या होगा, दोनों वेक्टर का सम होगा। ये आपने वेक्टर की टर्म में कर लिया। ये सेम R = A वेक्टर प्लस B वेक्टर वाली कहानी है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट भूल गए हैं इसलिए मैं बातें बता रहा हूँ, ठीक है। फिर हम कुछ अलग क्या है एनालिटिकल मेथड यूज करके हम इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालते थे ना, ठीक है। और वो क्या आता था माय डियर स्टूडेंट, a² + b² + 2ab cos थीटा, और ये थीटा एंगल दोनों वेक्टर के बीच का होता था, ये वाला, ठीक है। जैसे a और b के बीच का एंगल है, यू आर गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं आपसे कहूँ कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो बेहद इजी है, ठीक है। क्या होगा, E1² + E2² प्लस में 2E1 E2 cos थीटा। बेटा न्यूमेरिकल मुश्किल नहीं होते हैं, कॉन्सेप्ट मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। कई बार न्यूमेरिकल सोल्व नहीं होते हैं तो दिक्कत क्या होती है, जैसे कई बार कोई +1 का कॉन्सेप्ट आ गया, कोई वेक्टर का आ गया, मान लो उस टाइम आपने वेक्टर अच्छे से नहीं पढ़ा है तो आपको डिफिकल्टी फेस करनी पड़ सकती है। अदरवाइज क्या है, ये जो टॉपिक है ये बेहद ईजी है इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, बस आपको क्या है कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग चलना है। मैथमेटिकल टूल्स आपके अच्छे होने चाहिए जो हमारे यहाँ पे यूज होते हैं, ठीक है। और फिर आपको मान लो कि वेक्टर वाले पार्ट में फिर भी प्रॉब्लम है तो आप वीडियो में क्या है कमेंट बॉक्स में जाके कुछ लिख सकते हो कि हमें ये वाला टॉपिक करना है तो मैं करवा दूंगा, ठीक है। सो या मेरे पास पर्सनली मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे, दैट विल बी मोर। सो अब बेटा नेक्स्ट है आपके पास में, आई थिंक 7th केस है ये आपके पास में। 7th केस में न्यूमेरिकल में आपसे क्या पूछा जा सकता है, किस टाइप का हो सकता है। देखो ट्रायंगल बेस वाले आपको आगे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वो आप इजीली कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। और नेक्स्ट है अपने पास में आपको ट्रायंगल में ऐसा भी दिया जा सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या है, कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। और राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों वर्सेस पे 3 चार्ज रखे हुए हैं, Q1 Q2 Q3, और बाय डिफॉल्ट हम तीनों के तीनों क्या ले लेते हैं, तीनों के तीनों कितने ले लेते हैं, पॉजिटिव, ठीक है। तो अब आपको ये कह दे कि हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट है, तो उस पॉइंट पे आप क्या करोगे, आप फाइंड करो कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। पॉइंट पी पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है बेटा, देखो Q1 चार्ज के कारण पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये वाली है नीचे की तरफ, Q3 चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ रहेगी, ऊपर की तरफ, ठीक है। Q2 चार्ज के कारण पॉइंट P पे, अब देखो Q2 चार्ज पॉइंट P से कुछ तो डिस्टेंस पे होगा, कुछ भी हो सकती है डिस्टेंस r, ठीक है। डिस्टेंस अभी हम बात ही नहीं कर रहे, डिस्टेंस आपको गिवन मिलेगी, ये वाली फिर ये वाली फाइंड आउट कर सकते हो, इसको भी निकालने का ज्योमेट्रिकल रिलेशन होता है। हाँ, तो क्या करोगे आप, Q2 चार्ज के कारण पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ये वाली, ठीक है। फिर आप क्या है पॉइंट P पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या करोगे, तीनों वेक्टर का वेक्टर सम कर दो, क्या कर दो, वेक्टर सम कर दोगे। यू आर गेटिंग माय पॉइंट ना, ठीक है। मैग्नीट्यूड की टर्म में आप देखना चाहो तो आप वो भी देख सकते हो, ठीक है। इसमें मैग्नीट्यूड की टर्म में आप देखना चाहो तो ये हमारे पास पॉसिबल सिचुएशन, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ये है, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड
ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना हो तो उसके लिए देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो आप क्या करोगे। देखो पहले तो ये जो वेक्टर वाला नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको आप यूं लिख सकते हो, E1 और E3 क्या दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो एक नेट क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे एग्जिस्ट करेगा ना, E1 माइनस E3 हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, आप उसको E3 माइनस E1 लिख लो और प्लस में क्या है दूसरा वेक्टर ये हो जाएगा। ये बिल्कुल वैसा ही है, ये जैसे ए वेक्टर है, ये क्या है बी वेक्टर है, ये क्या हो जाएगा ये आर वेक्टर हो जाएगा। इसको सोल्व कर लोगे ना वेक्टर लो लगा के, जस्ट और कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या है आप इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लोगे, वही आर इज इक्वल टू, ठीक है आपको आता है ना जैसे आर वेक्टर, जैसे आपको इसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड निकालना हो इलेक्ट्रिक फील्ड का तो अंडर द रूट करके क्या करोगे वो सेम प्रोसीजर क्या फॉलो करोगे, ठीक है। जब ये न्यूमेरिकल इस टाइप के जब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तब आपको आगे बता देंगे। इस टाइप का एक न्यूमेरिकल भी हो सका तो आज एक डिस्कस करेंगे हम, ओके। सो बेटा ये पॉसिबिलिटी बनती है और एक और पॉसिबिलिटी ये भी बनती है। फॉर एग्जांपल आपके पास आपको क्या दे दे स्क्वायर दे दे, ठीक है, और आपको कहे कि जो स्क्वायर है स्क्वायर के 3 वर्टिसेस पे चार्जेस रखे हुए हैं Q1 Q2 Q3, Q1 पॉजिटिव है, Q2 पॉजिटिव और Q3 क्या है नेगेटिव, ठीक है। आपसे पूछा जाए कि पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करो तो क्या करोगे आप। Q1 चार्ज के कारण पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा इस डायरेक्शन में, Q2 चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या बनेगी ऊपर की तरफ, ठीक है, और Q3 के कारण क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी नीचे की तरफ, ठीक है। अब आप क्या करोगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको फाइंड करना हो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको फाइंड करना हो, ठीक है, तो उस केस में क्या करोगे तीनों का वेक्टर सम कर दो बेटा, क्या कर दो E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर, ओके। जो वेक्टर के जो लॉज है वो आप क्या करोगे अप्लाई कर दोगे इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए आप वेक्टर लो लगा दोगे, ठीक है, वहां से फिर क्या है आपको मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा, ठीक है। सो इस टाइप की सिचुएशन आपको मिल सकती है। फिर आपको रेक्टेंगल वाली भी सिचुएशन मिल सकती है, आपको क्या है रेक्टेंगल दे सकते हैं, ठीक है, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के तीनों वर्टिसेस पे चार्ज रखा, फोर्थ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ सकते हैं, या फिर एक और पॉसिबिलिटी बनती है क्या है ये कहेगा रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल के चारों वर्टिसेस पे 4 चार्ज रखे हुए हैं Q1 Q2 Q3, ठीक है, चारों पॉजिटिव हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं चारों पॉजिटिव हो सकते हैं, या फिर कई बार कहेगा अल्टरनेट पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, यू आर गेटिंग माय पॉइंट, ऐसे भी रख सकते हैं। और यूं कह देगा कि जहां पे डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है, डायगोनल बाइसेक्ट किए पॉइंट P पे, उस पॉइंट P पे क्या आप इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकालो, पॉइंट P पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो ऐसी सिचुएशन हो जाए तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P क्या रहेगा कितना रहेगा E वेक्टर, ठीक है। तो E वेक्टर कैसे कैलकुलेट करोगे आप एक बात बताओ बेटा, ठीक है, ये जो Q1 चार्ज है उसके कारण पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये बनी रहेगी, Q2 चार्ज के कारण पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी रहेगी ये वाली, Q3 चार्ज के कारण दिस वन, Q4 चार्ज के कारण दिस वन, यू आर गेटिंग माय पॉइंट। अब क्या करोगे चारों वेक्टर को ऐड कर दो, चारों वेक्टर को क्या कर दो ऐड कर दो, उतना क्या रहेगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहेगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, यू आर गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे तो कर दो। अब आप ये निकाल सकते हो ना, मान लो E3 की वैल्यू कितनी है 10 न्यूटन पर कूलम, इसके अपोजिट में कितना है 2 न्यूटन पर कूलम, तो नेट कितना हो गया 8 न्यूटन पर कूलम इस पे फोर्स लग रही है, ठीक है। और फिर क्या है ऊपर की तरफ लग रही है 50 न्यूटन पर कूलम, नीचे लग रहा है 10, तो ये अपोजिट में है तो कितना आ जाएगा 40 न्यूटन पर कूलम। तो इस तरीके से आप क्या है वेक्टर को रिजोल्व करके क्या है इनका क्या है मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट कर सकते हो, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक, ठीक है। तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड या आप वेक्टर के लॉ का यूज करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। इस टाइप के हम न्यूमेरिकल भी डिस्कस करेंगे। तो
उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को पॉज करके ये नोट करें, इसके बाद में हम अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सो बेटा अब आपके पास न्यूमेरिकल है। एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ए चार्ज ऑफ 5 × 10⁻⁴ कूलम एक्सपीरियंस ए फोर्स ऑफ 2.25 न्यूटन। कैलकुलेट 2.25 न्यूटन। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। बिल्कुल इजी न्यूमेरिकल है, ठीक है। वीडियो को पॉज करो और आप सोल्व करने की कोशिश करो, और मुझे पता है सभी स्टूडेंट आप कर दोगे। आई एम डैम कॉन्फिडेंट। ओके, सो आपने कर दिया होगा, ठीक है। अब देखो बेटा क्या कह रहे कि एक पॉइंट है जहां पे एक चार्ज रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ पे कोई एक पॉइंट है, होगा कोई पॉइंट P, और उस पॉइंट P पे जो चार्ज रखा हुआ है, कितना चार्ज रखा हुआ है, 5 × 10⁻⁴ कूलम, ठीक है। एक्सपीरियंसेस ए फोर्स, और इस पे फोर्स लग रही है, तो इस पे फोर्स लग रही है, तो बेटा ये कौन सा चार्ज हुआ, टेस्ट चार्ज ना, बिल्कुल, ठीक है। और इस चार्ज पे जो फोर्स लग रही है ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ऑब्वियसली बात है इस पे कहीं से फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रही होगी। यहाँ पे कोई क्या है, सोर्स चार्ज होगा जो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा होगा। ओके, सो इस चार्ज पे जो लगने वाली फोर्स है वो आपको बता रखी है 5 × 10⁻⁻, फोर्स कितनी है, दैट इज 2.25 न्यूटन। 2.25 न्यूटन क्या है बेटा, फोर्स है। आपको बताना है इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, बिल्कुल इजी है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या रहेगा, E = F/Q। F की आपको E की वैल्यू निकालनी है, फोर्स की वैल्यू कितनी है 2.25, चार्ज कितना है 5 × 10⁻⁴। इसको सोल्व कर लो, 2.25 × 10⁴ ऊपर जाके प्लस में ये हो जाएगा 5। आप इसको और कैसे लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो 22.5 × 10⁻³ अब आप कैंसिल आउट कर दो जो कैंसिल आउट हो रहे हैं, 5 4 जा 20, ठीक है, और 5 5 जा 25, ठीक है। तो ये अल्टीमेटली जो आपको वैल्यू मिलेगी बेटा 4.5 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। फाइनल एग्जाम में MCQ में आए 1 मार्क्स का तो देख लेना। अब आप ये उम्मीद मत करना कि 3 मार्क्स का आएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। छोटा सा क्वेश्चन है, जस्ट आप सभी ने कर ही दिया होगा, ठीक है। अब इसको नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है नंबर 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ 4 माइक्रोकूलम एंड 1 माइक्रोकूलम आर 2 मीटर अपार्ट इन एयर। फाइंड the point on the line joining both charges where electric field intensity is 0। आपसे क्या कहा गया है, न्यूमेरिकल गिवन है, बिल्कुल इसी न्यूमेरिकल है, ठीक है। आप क्या करोगे, स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ोगे, वीडियो को पॉज करोगे, सोल्व करने की कोशिश करोगे बेटा, ठीक है। अब देखो न्यूमेरिकल में क्या कह रहा है, होपफुली आपने कर लिया होगा ये सब। कह रहे कि 2 पॉइंट चार्ज है आपके पास, +4 माइक्रोकूलम और 1 माइक्रोकूलम। बेटा आप यहाँ पे क्या करोगे, दो चार्ज को रिप्रेजेंट कर दो, 1 is +4 माइक्रोकूलम एंड द सेकंड वन इज +1 माइक्रोकूलम। और जो दोनों चार्ज है, दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 2 मीटर, 2 मीटर का डिस्टेंस है दोनों चार्ज के बीच। ओके, क्या कह रहे हैं कि फाइंड द पॉइंट, हमें वो पॉइंट फाइंड आउट करना है जो दोनों चार्ज को लिए जो ज्वाइन करने वाली लाइन है, ग्रीन लाइन मैंने रिप्रेजेंट की है, वहां पे एक ऐसा पॉइंट है बेटा जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0 है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0। कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करता, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ का मैग्नीट्यूड यहाँ पे 0 रहेगा। सो हमें ये बताना है कि वो पॉइंट कहाँ पे है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, आप बताओ। एक पॉइंट अज्यूम करना पड़ेगा ना। हम क्या है 4 माइक्रोकूलम से पॉइंट P को कितनी डिस्टेंस पे अज्यूम कर ले, x डिस्टेंस पे, ठीक है। तो हमने अज्यूम कर लिया कि
यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो है, क्योंकि हमें सिचुएशन गिवन थी, एक पॉइंट है इन दोनों के बीच में जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। सो आप क्या लिखोगे, लेट P इज पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज जीरो। ठीक है, ये हमें गिवन था, हमने अज्यूम कर लिया, सॉरी ये हमने क्या P पॉइंट को जूम कर लिया है, और ये सिचुएशन हमें गिवन थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे है जीरो। ओके, सो ये वाला डिस्टेंस x है, तो जो रिमेनिंग डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, नेचुरली कितना हो जाएगा, 2 - x मीटर। मीटर में डिस्टेंस गिवन है। सो बेटा अब क्या है, हमें क्या है, इस x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या करनी है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या यूज करें, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड कोई ना कोई फॉर्मूला यूज होगा। फिर देखो, आप एक बात बताओ मुझे, मैं आपसे पूछूं कि 4 माइक्रोकूलम के कारण पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्या, डेफिनेटली होगा। किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, कितना, E1 वेक्टर। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। सो सिमिलरली +1 माइक्रोकूलम के कारण भी पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में। सर अभी तो कह रहे हो कि पॉइंट P पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जीरो है, साथ ही साथ ये भी कह रहे हो कि दोनों चार्जेस के कारण मैग्नेटिक फील्ड होगा। यस होगा, क्यों, क्योंकि पॉइंट P पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक्ट कर रहे हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो दोनों का क्या है, मैग्नीट्यूड सेम होगा, और डायरेक्शन क्या है, जरूर अपोजिट रही है, तभी तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी हुई है, जीरो हुई है। ओके, सो यहाँ पे दोनों चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड तो है। सो अब एक बात बताओ, जब ऐसी सिचुएशन आ जाए, ये 1D वाले केसेस है, मैंने बताया था, तो उस केस में आप क्या करोगे। ठीक है, पॉइंट P पे हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो हम क्या करेंगे, वो सेम अप्रोच है बेटा, कुछ भी चेंज नहीं है, आप कॉन्सेप्ट को लेके चलो, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, मैं आपको कहता हूं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E वेक्टर है, कितना है, सपोज करो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, E वेक्टर है, तो E वेक्टर किसके इक्वल होगा बेटा, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर सम के इक्वल। कोई बात नहीं, दोनों वेक्टर का हम क्या कर देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का सम कर देंगे। ठीक है, फिर दूसरा क्या है, आपको ये भी गिवन है, सिंस एट P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो है, इट मीन क्या, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना गिवन आपको, जीरो। सो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, जीरो इज इक्वल टू E1 वेक्टर प्लस में E2 वेक्टर, मतलब हमें पता है E1 वेक्टर, दोनों वेक्टर का जो सम है वो कितना रहने वाला है, जीरो। ठीक है, ओके बेटा, अब मैं जब मैग्नीट्यूड की टर्म में लिखना चाहूं, मैग्नीट्यूड की टर्म में, इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, ठीक है, मैग्नीट्यूड की टर्म में लिखना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, E1 और E2। ठीक है, अब एक बात बताओ बेटा, इसमें से किसी भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड को आप पॉजिटिव ले सकते हो, अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाले को मैंने क्या ले लिया, पॉजिटिव ले लिया है, और दूसरे को मैं क्या ले लूंगा, नेगेटिव ले लूंगा, और दोनों का जो सम है, दोनों का सम है वो किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा। सो सिंपल सी बात है, E1 माइनस E2 कितना हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या होगा, E1 माइनस E2 होगा। ठीक है, वो क्या हो, या आप क्या लिख सकते हो, E2 माइनस E1 लिख सकते हो, डजंट मैटर। एक बात बताओ, जैसे देखो हमने E1 माइनस E2 लिखा है, तो E1 इज इक्वल टू क्या आ गया, E2, और मैं यहाँ पे E2 माइनस E1 लिख देता तो भी कितना आ जाता, इस पर्टिकुलर केस के लिए तो क्या है, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ जाती, सेम, यहाँ से हमें मिल जाता E2 इज इक्वल टू E1, सो बोथ आर सेम थिंग। ठीक है, तो हमने क्या किया है, हमें पता चला है, हमें गिवन सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो जो स्टेप्स थे हमने वो फॉलो किए हैं, और कुछ नहीं किया है। अब हम क्या करेंगे, E1 इलेक्ट्रिक फील्ड किस चार्ज के कारण है, Q 4 माइक्रोकूलम के कारण है। ठीक है, और 1 माइक्रोकूलम वाले चार्ज के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, E2 है, तो दोनों के कारण बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, हम क्या करेंगे, K, ठीक है, K और ये वाला चार्ज Q होता है ना 4 माइक्रोकूलम,
4 माइक्रो कूलम, ठीक है। 4 माइक्रो अपॉन में डिस्टेंस कितना है, पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x का स्क्वायर। सिमिलरली 1 माइक्रो कूलम के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पे, तो क्या होगा कि ये वाला चार्ज 1 माइक्रो, डिस्टेंस कितना बेटा 2 - x का होल स्क्वायर। बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है, कुछ भी नहीं करना। माइक्रो से माइक्रो काटो, ठीक है, k से k को कैंसिल आउट करो, और यहाँ पे हमारे पास बचेगा क्या बेटा, हमारे पास यहाँ पे बचेगा 4 अपॉन में x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2 - x का होल स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4/1 इज इक्वल टू x स्क्वायर अपॉन में 2 - x का होल स्क्वायर। कंबाइन करो इनका स्क्वायर का, x अपॉन में 2 - x का होल स्क्वायर। ओके, सो अब इधर स्क्वायर को लेकर तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, 4/1 का रूट करेंगे x अपॉन में 2 - x। यहाँ आपको वैल्यू मिलेगी +-2 इज इक्वल टू x अपॉन में 2 - x। एक बार +2 लेके वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे और एक बार क्या करेंगे -2 लेके कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। पहले +2 लेके करते हैं, +2 इज इक्वल टू x अपॉन में 2 - x। ओके, फिर दूसरी जगह क्या करेंगे, -2 इज इक्वल टू x अपॉन में 2 - x। पहले यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट करो, कितनी आएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4 - 2x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 3x। x की वैल्यू कितनी है, 3/4 मीटर। एक तो वैल्यू क्या कह रही है, हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है x इज इक्वल टू 3/4 मीटर। मतलब क्या है, 4 माइक्रो कूलम से जो x डिस्टेंस है वो कितना होगा, 3/4 मीटर होगा। वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। तो आप यहाँ से ये भी लिख सकते हो, फिर तो ये वाली वैल्यू लेके करना, -2 वहां पे देखो क्या रहेगा, तो यहाँ बनेगा -4 + 2x इज इक्वल टू x, -4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x - 2x, -4 इज इक्वल टू -x, x की वैल्यू 4। यहाँ से अपने को इस वाली इक्वेशन से, यहाँ से हमारे को दो वैल्यू मिली, शायद विजिबल होना चाहिए आपको, ठीक है। यहाँ से अपने को दो वैल्यू मिली, एक तो मिली कौन सी, एक तो वैल्यू हमें मिल रही है x इज इक्वल टू 3/4 और दूसरा x इज इक्वल टू 4, ठीक है। सो बेटा एक बात बताओ, क्या x इज इक्वल टू 4 पॉसिबल है, बेटा एक बात बताओ, इन दोनों चार्ज के कारण, ठीक है, मतलब ये दो चार्ज है, +4 माइक्रो कूलम और 1 माइक्रो कूलम, तो x इज इक्वल टू 4 का मतलब है कोई p पॉइंट यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो सकता है, नहीं हो सकता बेटा। क्यों, क्योंकि मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड वाले कॉन्सेप्ट में बताया था कि जब भी दो पॉजिटिव चार्ज है तो उनके जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हम ड्रॉ करते हैं तो जो न्यूट्रल पॉइंट मिलता है, न्यूट्रल पॉइंट दोनों चार्ज के जो ज्वाइन करने वाली लाइन है और दोनों चार्ज के बीच में एक ऐसा पॉइंट होता है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। इसका मतलब एक दूसरे का इलेक्ट्रिक फील्ड उसको क्या कर देता है, कैंसिल कर देता है। अब यहाँ पे कोई पॉइंट होगा तो इसके कारण Q1 चार्ज के 1 माइक्रो कूलम चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, और 4 के कारण भी क्या हो जाएगी, सेम, दोनों की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, सेम। तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा। x इज इक्वल टू 4 पे तो 0 हो ही नहीं सकता, तो आप ये वाला x इज इक्वल टू -2 वाला केस तो क्या होगा, नॉट पॉसिबल। ये केस क्या है, नॉट पॉसिबल, ये तो पॉसिबल ही नहीं होगा। सो फाइनली जो आपका आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, x इज इक्वल टू 3/4 मीटर। सो आप लिखोगे यहाँ पे, लिख दो, at x is equal to 3/4 meter from plus micro coulomb charge, electric field intensity will be 0, ठीक है। आपसे ये पूछ लेता कि 1 माइक्रो कूलम चार्ज से कितने डिस्टेंस पे होगा, तो क्या करते, 2 में से उसको क्या कर देते, माइनस कर देते, ठीक है। 2 मीटर में से 3/4 मीटर को माइनस कर देते, जितना भी आता, ठीक है। तो वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 हो जाती 1 माइक्रो कूलम के चार्ज से कितने डिस्टेंस पे। ओके, सो आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। मैंने बिल्कुल इजी करके और डिटेल्ड वे में आपको समझाया है। वीडियो को पॉज करके नोट करें, फिर अगला न्यूमेरिकल करते हैं। ओके स्टूडेंट, अब अपने पास में न्यूमेरिकल नंबर है 4। फोर्थ न्यूमेरिकल क्या कह रहे हैं, 2 पॉइंट चार्जेस Q1 Q2 आर प्लेस्ड एट 0.10 मीटर अपार्ट। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। दोनों चार्ज कुछ डिस्टेंस पे रखे हुए हैं और उनके मिड पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है।
इजीली आप कर सकते हो, वीडियो को पॉज करके आप करोगे ही, ठीक है। सेकंड पोर्शन क्या कह रहा है, ए पॉइंट लाइंग ऑन द लाइन जॉइनिंग ऑफ चार्जेस Q1 Q2 सच दैट इट इज 0.5 मीटर अवे फ्रॉम चार्ज Q2, और चार्ज Q2 है, Q2 से 0.05 मीटर डिस्टेंस पे एक और चार्ज क्या है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, और ये पॉइंट क्या है, Q1 से 0.15 मीटर डिस्टेंस अवे है, ठीक है। तो आप कोशिश करें, मैं तो करवाऊंगा ही, ठीक है। सो देखो बेटा क्या है, आपको गिवन क्या है, 2 पॉइंट चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस गिवन है। हम फर्स्ट पार्ट करेंगे, पहले मिड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे, फर्स्ट पोर्शन का है। 2 चार्ज है, यहाँ पे आप Q1 ड्रॉ करोगे, यहाँ पे क्या है Q2 ड्रॉ करोगे। दोनों चार्ज के बीच में डिस्टेंस कितना है, दैट इज 0.10 मीटर, इतना दोनों चार्ज के बीच में डिस्टेंस है, ओके। और आपको क्या करना है, इन दोनों चार्ज के मिड पॉइंट पे हम पॉइंट P ही लेके चलेंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट P पे हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, कितना रहेगा। बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। और ये जो दोनों चार्जेस है, इनको भी तो किसी पॉइंट पे रखा होगा, इन पॉइंट को मैं A और B कह दूं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ओके। सो अब हमें ये देखना है, Q1 चार्ज के कारण पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये रहेगी, E1 वेक्टर ये रहेगी, ओके। और Q2 चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रहने वाली है ये। सो एक बात बताओ, पॉइंट P पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सपोज करो कितना रहेगा E, ठीक है। तो E नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, ठीक है। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे, आपको पता है दोनों वेक्टर को हम वेक्टोरियली क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, वेक्टर सम कर देंगे, ठीक है। बट ये तो बिल्कुल सिंपल सी सिचुएशन है, एक वेक्टर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लोगे, दूसरा नेगेटिव एक्सिस के लोगे, तो उनका नेट मैग्नीट्यूड कैसा होगा, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड आप लिख दो, उसका कैसे नोट करोगे, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड अब कैलकुलेट करने के लिए आपको पता है हमें क्या करना पड़ता है, या तो हम क्या करेंगे E1 माइनस E2 करेंगे, या फिर क्या कर देंगे E2 माइनस E1। वो डिपेंड किस पे करता है, वो डिपेंड करता है कि E1 बड़ा है या E2 बड़ा है, ऐसा करते हैं ना हम, ठीक है। छोटी सी बात है, कुछ नहीं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, E1 और E2 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं ना, पॉइंट P पे E1 इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण है, Q1 चार्ज के कारण। तो आप लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू Q1, Q1 चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E1 का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं हम, मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड देखो बेटा कैसे निकलेगा, आपको पता है कि Q1 अपॉन में ये जो डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस कितना है दोनों चार्ज के बीच में 0.10 मीटर, तो ये मिड पॉइंट पे कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा 0.05 मीटर। ये तो बहुत इजी हो गया, डिस्टेंस कितना हो जाएगा R, ठीक है। और उसका स्क्वायर कर देते हैं, फॉर्मूला लिख दिया मैंने, की वैल्यू कितनी 9 × 10⁹। चार्ज Q1 कितना है बेटा, Q1 चार्ज की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 0.2 कूलम, 0.2 कूलम। डिस्टेंस कितना है 0.05 इसका होल स्क्वायर, ठीक है। आप क्या करोगे, ये सारी कैलकुलेशन सोल्व कर लोगे, और जब सोल्व करोगे तो आपको E1 की वैल्यू मिलेगी 7.2 × 10⁻11 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। कैलकुलेशन आप खुद करोगे। फिर क्या है, अब हम क्या है Q2 चार्ज के कारण पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं, वो कितना होगा E2, तो वो कैलकुलेट करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू Q2 कितना होगा, E2 होगा, ठीक है। E2 इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालो, डायरेक्शन की भी बात कर लेंगे लेकिन पहले मैग्नीट्यूड निकालेंगे, ठीक है। सो E2 का मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, Q2 अपॉन में R², K की वैल्यू कितनी 9 × 10⁹। Q2 चार्ज कितना, सेकंड चार्ज कितना 0.4 कूलम, और डिस्टेंस कितना, सेम डिस्टेंस है, ये जो B और P पॉइंट के बीच का डिस्टेंस मिड पॉइंट है ना P, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 0.05, इसका स्क्वायर कर देंगे। तो इसको जब आप सोल्व करोगे वैल्यू मिलेगी आपको 14.4 × 10⁻11 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। अब एक बात बताओ, दोनों जगह हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल ली, एक इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, दूसरा E2 है।
Q1 चार्ज के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, Q2 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। क्या निकालेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P कितना है E। और अभी हम यहाँ बातें कर रहे थे E1 माइनस E2 करें या E2 माइनस E1 करें, तो सिचुएशन साफ है आपके पास में, ठीक है। अब आप यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे लिख दोगे साइड में, सिंस E2 ग्रेटर है ना E1 से, सिंस E2 इज ग्रेटर देन E1, सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E आएगा वो क्या रहेगा, E2 माइनस E1। मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहने वाला है, E2 माइनस E1। ओके, सो E2 की वैल्यू कितनी है बेटा, 14.4 इंटू 10 की पावर 11। E1 कितना है, 7.2 इंटू 10 की पावर 11। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, 7.2 इंटू 10 की पावर 11 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड निकाला है, और इसको मैं डायरेक्शन की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो इसके साथ में मेरे को डायरेक्शन भी मेंशन करनी पड़ेगी ना। तो ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, देखो E1 इधर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन थी, E2 उधर, ज्यादा कौन सा है, E2 है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आएगी, राइट टू लेफ्ट, या लिख दो अलोंग PA, लिख दोगे अलोंग PA, वेक्टर लगा दिया तो डायरेक्शन लिखनी पड़ेगी। तो नेट डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग PA या अलोंग BA, जो आपको ठीक लगे वो, ठीक है। अब आप क्या करोगे, वीडियो को पॉज करके फर्स्ट पार्ट नोट करो, फिर सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट, आपके पास में सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ फाइंड करना है, जो Q1 और Q2 चार्जेस है, ठीक है। सिचुएशन ड्रॉ करते हैं हम, क्या था आपको ध्यान नहीं होगा, Q1 और Q2 चार्ज हमने ड्रॉ किए थे, दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस था दैट वाज कितना, 0.10 मीटर, ठीक है। और यहाँ पे हमने पहले पॉइंट P कंसीडर किया था, ठीक है। और हमें क्या करना है, हमें इन दोनों चार्ज को जो लाइन ज्वाइन कर रही है, ये लाइन कंप्लीट आगे तक एक्सटेंड कर देती है, दोनों लाइन ज्वाइनिंग है, ठीक है। इस लाइन पे एक और पॉइंट है, क्या है वो पॉइंट, क्या है, लाइन दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाली लाइन पे है, और इस तरीके से है वो पॉइंट की उसकी लोकेशन क्या है, Q2 से 0.05 मीटर Q2 है, Q2 से कितनी डिस्टेंस पे है पॉइंट P, ये है 0.05 मीटर, ओके। और Q1 से कितनी डिस्टेंस पे, 0.15 मीटर, 10 के 5 15, ठीक है, सही है। तो P से कितने डिस्टेंस पे हो गया ये, 0.15 मीटर डिस्टेंस पे, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है बेटा, कह रहे हैं कि इस पॉइंट पे भी आपको क्या करना था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी थी। तो पॉइंट P पे Q2 चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, दिस वन, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और Q2 चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E2 होगा, और Q1 चार्ज के कारण पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ये भी सेम डायरेक्शन होगी, ठीक है। सो अब हम बात करें कि पॉइंट P पे, ये ऐसा केस मैंने बताया था ना, जस्ट आपको कॉन्सेप्ट बताने के बाद में कुछ सिचुएशन डिस्कस की थी, तो वहां पे एक बताया हुआ था आपको। ओके, सो पॉइंट P पे हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, दैट इज प्रेटी इजी, कुछ भी नहीं है इसमें। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, E वेक्टर है, ओके। सो E वेक्टर क्या होगा, दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में, ठीक है, तो वेक्टर एडिशन क्या होगा इनका, E1 प्लस E2, ठीक है। मैग्नीट्यूड की टर्म में सिंपली क्या कर देंगे, ऐड ही कर देंगे, E1 प्लस E2। अपोजिट डायरेक्शन होती तो सोचते E1 माइनस E2 या E2 माइनस E1 क्या करते, बट अब तो सेम डायरेक्शन में सिंपली ऐड कर दो, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। मैं डायरेक्ट अलग अलग से ना निकाल के यहीं पे निकाल देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लिखोगे, KQ1 अपॉन में R², इसको भी क्या लिखते हैं, KQ2 अपॉन में R²। यहाँ पे जो डिस्टेंस है ये R, इसको आप दोनों डिस्टेंस ये सेम नहीं है, ये तो मैंने वैसे ही फॉर्मूला लिखा है, एक डिस्टेंस R डैश है, ठीक है। सो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कि 9 इंटू 10 की पावर 9, Q1 चार्ज कितना है, Q1 चार्ज 0.2 अपॉन में डिस्टेंस कितना है बेटा, R², जो Q1 चार्ज का पॉइंट P से डिस्टेंस 0.15 का होल स्क्वायर, ओके, प्लस में K 9 इंटू 10 की पावर 9, कैलकुलेशन तो आप कर लोगे, आई नो यू आर एक्सपर्ट इन कैलकुलेशन, ठीक है। और फिर क्या, Q2 चार्ज कितना था,
0.4 डिस्टेंस कितना है Q2 और पॉइंट P के बीच का 0.05, ठीक है। इसको सोल्व करोगे तो जो आपको बेटा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा वो कितना रहेगा, वो रहेगा 1.52 इंटू 10 की पावर, आई थिंक ये 1.52 इंटू 10 की पावर 12 न्यूटन पर कूलम के अप्रोक्सीमेट मिलेगा। बाकी आप कैलकुलेशन चेक कर लेना, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आपने निकाल लिया। डायरेक्शन की बात करेंगे तो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी हो, डायरेक्शन भी मेंशन कर दो। ये डायरेक्शन क्या आप ये भी लिख दोगे ना, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो भी चलेगा डायग्राम बना के, दिस इज ओके। बट आप ये लिख दोगे अलोंग, ये जो पॉइंट हमने क्या क्या नाम दिए थे, ए, ठीक है, ये क्या था बी, अलोंग बीपी प्रोड्यूस्ड, अलोंग बीपी प्रोड्यूस्ड, सो दिस इज ओके। आपने वेक्टर लगा दिया तो डायरेक्शन मेंशन करनी पड़ेगी, ठीक है। सो माय डियर स्टूडेंट, इट वाज ऑल अबाउट फोर्थ न्यूमेरिकल। देखो न्यूमेरिकल आप कर रहे हो, एक के बाद एक न्यूमेरिकल कर रहे हो, ठीक है, आपको अच्छे से समझ में भी आ रहे होंगे होपफुली। बट क्या है कि बेटा आप थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल बेस से सोचोगे, थोड़ी सी क्रिटिकल थिंकिंग लेके आओगे तो सारे के सारे न्यूमेरिकल आपके टिप्स पे होंगे। और फर्स्ट टाइम जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब आपको थोड़ा सा टाइम लग रहा है, ठीक है। अदरवाइज क्या एक न्यूमेरिकल में आप 2 से 3 मिनट में किसी भी न्यूमेरिकल को सोल्व कर दोगे, ओके ओके। सो इसके बाद ये 12 अच्छे से लिख लो, 12, ठीक है। अब वीडियो को पॉज करके नोट करें, फिर अगला करते हैं। सो स्टूडेंट, अब आपके पास में 5th न्यूमेरिकल है और 5th न्यूमेरिकल में आपको क्या दिया गया है, आपको बोला गया आपके पास 2 चार्ज है Q1 Q2 प्लस 10 की पावर -8 कूलम और -10 की पावर -8 कूलम। क्या है आपको गिवन है, 2 चार्ज है आपके पास में, Q1 कितना है प्लस 10 टू पावर -8 कूलम और Q2 क्या है -10 की पावर -8 कूलम। मतलब दोनों इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है, इक्वल मैग्नीट्यूड में, अपोजिट नेचर में, और दोनों को कितनी डिस्टेंस पे रखा हुआ है 0.1 मीटर। कहाँ रखा हुआ है 0.1 मीटर। यहाँ पे डायग्राम में, ये जो डायग्राम आपको गिवन है, यहाँ पे चार्ज Q1 है और यहाँ पे चार्ज Q2 है, ओके। आपको पता है Q1 चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है, और Q1 चार्ज कैसा है, नेगेटिव है, ओके। सो दोनों चार्ज यहाँ पे रखे हुए हैं, ठीक है। और आपसे बोला गया है कि इनके बीच में डिस्टेंस 0.1 मीटर है, 0.1 मीटर का मतलब क्या होता है 0.10 मीटर, ओके। आपको बोला गया है यहाँ पे 3 पॉइंट है A, B और C। ये सिचुएशन आपको, ये डायग्राम आपको फिगर में दिया हुआ है, ठीक है। सो ये फिगर आपको मेंशन है, सॉरी, क्वेश्चन में। तो अब आपसे पूछा गया है कि जो पॉइंट A है, पॉइंट A पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, पॉइंट B पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा और पॉइंट C पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, आपको ये कैलकुलेट करना है। यू आर गेटिंग माय पॉइंट, ये अपना क्वेश्चन है, ठीक है। तो A और B पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना तो कोई बड़ी बात ही नहीं है, हम बहुत सारे क्वेश्चन अभी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। चलो एक बार और हम करते हैं, ठीक है। सो हमें A पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है तो हम A पॉइंट पे देखेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आपको चार्ज का पता होना चाहिए, और पूरे सिस्टम में चार्ज कितने, एक तो चार्ज Q1 है, दूसरा एक प्लस Q1 है, दूसरा -Q2 है, 2 ही चार्ज है और कोई चार्ज नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करने का काम करेंगे इन सभी पॉइंट्स पे, तो कौन करेंगे, दोनों चार्ज ही करेंगे। हमें पॉइंट A पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो आप सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे एट A पॉइंट पे हमें निकालना है टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक बात बताओ, A पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे तो Q1 चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो कौन सी होगी, पॉइंट A पे रहेगी ये वाली डायरेक्शन E1 वेक्टर, और -Q2 चार्ज के कारण पॉइंट A पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ये ही रहेगी, सेम डायरेक्शन E2 वेक्टर। मतलब दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम होगी। मतलब क्या है, पॉइंट A पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो जो टोटल या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, टोटल या ऑब्लिक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट A कितना होगा। सपोज करो हम E वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको, क्या कर रहे हैं, E वेक्टर A से, ओके। तो EA इलेक्ट्रिक फील्ड एट A वेक्टर किसके इक्वल होगा, E1 प्लस E2 के इक्वल। क्या होगा, E1 प्लस E2 के इक्वल, ठीक है।
तो अब एक बात बताओ, हमें मैग्नीट्यूड निकालना है तो हम क्या करेंगे, ए को क्या लिख देंगे, E1 प्लस E2, बस सिंपली मैग्नीट्यूड की टर्म में आप इसको ऐसे लिख दो। ठीक है बेटा, अब हम क्या करेंगे, फिर आप क्या करोगे, E1 की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। E1 की वैल्यू, Q1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है तो आप निकाल सकते हो कि Q1 अपॉन में फॉर्मूला, ये ऐसे बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला आपको पता है, याद हो चुका है। इस वाले चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते तो क्या करते हैं, K को 9 × 10⁹ को Q1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और Q1 की वैल्यू आपको गिवन है, Q1 कितना है आपको 10⁻⁸ अपॉन में ये वाला डिस्टेंस कितना है, ये टोटल 0.10 बीच का हाफ है ना, ये 0.05, तो आप क्या करोगे 0.05 का क्या कर दोगे, स्क्वायर कर दोगे। ठीक है, सिमिलरली क्या है, आप E2 को भी ये Q2 चार्जेस के कारण पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करो, तो क्या करोगे, K 9 × 10⁹ इंटू Q2 की वैल्यू कितनी है, सेम है मैग्नीट्यूड, तो 10⁻⁸, डिस्टेंस भी क्या है, सेम है 0.05 का होल स्क्वायर। जब इन दोनों को सोल्व करोगे तो इन दोनों की जो वैल्यू आपको मिलने वाली है दैट विल बी 7.2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। कैलकुलेशन आप अपने आप करो। तो पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे बहुत सारे केसेस हम प्रीवियस न्यूमेरिकल में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, फिर हम निकालेंगे कहाँ पे, अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे पॉइंट बी पे। ठीक है बेटा, तो पॉइंट बी पे आप कैलकुलेट करो, लिखो एट बी पॉइंट यहाँ पे है। ठीक है, तो मुझे ये बताओ बेटा, बी पॉइंट पे Q1 चार्ज के कारण बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी होगी, दिस वन, टुवर्ड लेफ्ट। इस पेन की बजाय ग्रीन से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ठीक है, Q1 के कारण बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, टुवर्ड लेफ्ट, और Q2 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, टुवर्ड राइट। ठीक है, पॉइंट बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों चार्ज के कारण अपोजिट है। ठीक है, सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालोगे, आप लिखो टोटल ऑब्लिक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। ठीक है, सपोज कितना होगा, EB वेक्टर, कितना होगा, EB वेक्टर। ठीक है, तो EB वेक्टर को आप लिख दो, ये किसके इक्वल होगा, तो दोनों चार्ज का क्या है, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर सम कर देंगे, क्या कर देंगे, वेक्टर सम। ठीक है, अब कौन सा प्लस और कौन सा माइनस करेंगे वो वाली बात आ गई ना, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन आ गई दो वेक्टर की। हम E1 - E2 करें या E2 - E1 करें, तो हम क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे इसका, क्या निकालेंगे, मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो EB क्या चीज है, नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, E1 - E2 लिखोगे या E2 - E1 लिखोगे, वो डिपेंड करेगा इनके मैग्नीट्यूड पे। किस पे डिपेंड करेगा, ये मैग्नीट्यूड की टर्म में लिखेंगे। तो अब आप क्या करोगे, सेपरेटली क्या करोगे, E1 निकालो और क्या निकालोगे, E2। ठीक है, तो E1 की वैल्यू आप बेटा निकालो, E1 की वैल्यू, E1 इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट बी पे E1 इलेक्ट्रिक फील्ड Q1 चार्ज के कारण है, तो निकालो, बिल्कुल इजी है। 9 × 10⁹ इंटू ये वाला चार्ज कितना, 10⁻⁸, अपॉन में ये वाला डिस्टेंस कितना, ये वाला डिस्टेंस, ये आपको न्यूमेरिकल में गिवन है, यहाँ से यहाँ का जो बीच का डिस्टेंस है दैट इज, हमने बनाया नहीं था क्या, 0.05 मीटर, ये गिवन है बेटा। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 0.05 मीटर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आप E1 की वैल्यू कैलकुलेट करोगे बेटा, तो E1 की वैल्यू आपको मिलेगी 3.6 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। इतनी वैल्यू मिलेगी आपको E1 की। सिमिलरली क्या है, आप E2 की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, क्या कैलकुलेट करोगे, E2 की वैल्यू कैलकुलेट करोगे। तो E2 की वैल्यू कैलकुलेट करो, E2 क्या, Q2 चार्ज के कारण पॉइंट बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या करोगे, पॉइंट बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, तो K 9 × 10⁹, उसको मल्टीप्लाई किससे करोगे, Q2 चार्ज के मैग्नीट्यूड से, वो भी कितना है 10⁻⁸। और ये जो डिस्टेंस है, अब Q2 से पॉइंट बी के बीच का डिस्टेंस है, ये 0.15 स्क्वायर मीटर बन चुका है। कितना बन चुका है, 0.15 स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो अब आप इसको क्या करोगे, सोल्व करके देखो। सो
E2 की जो वैल्यू रहेगी बेटा, E2 की वैल्यू रहेगी, ये रहेगी 0.4 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। जब आप कैलकुलेशन करोगे तो E2 की वैल्यू कितनी आएगी, इतनी आएगी, ठीक है। अब एक बात बताओ, इन दोनों में से यही वाली वैल्यू E1 की है, ये वाली वैल्यू E2 की है, कौन सी वैल्यू बड़ी है, E1 की है। तो एक बात बताओ, E1 की वैल्यू बड़ी है तो आप क्या लिखोगे, आपको पता है E1 ग्रेटर देन E2 है, तो क्या लिखोगे, E1 माइनस E2। सो आप क्या है, बी पॉइंट पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो निकालोगे, क्या होगा, E1 माइनस E2। दोनों की वैल्यू माइनस कर दो, 3.6 इंटू 10⁴ में से माइनस कर देंगे 0.4 इंटू 10⁴, और जब इसको सोल्व करोगे वैल्यू मिलेगी 3.2, कितनी होगी, 3.2 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। अच्छा एक बात बताओ, ये आपने क्या निकाला है, बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी होगी, अलोंग क्या होगी, बी ए। देखो E1 इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो ज्यादा कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है, सॉरी ज्यादा अलोंग बी ए नहीं होगी, बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपने निकाला, E1 की डायरेक्शन ये, E2 की ये, तो आपको पता है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा, E1 बड़ा था, तो डायरेक्शन क्या होगी, बी से इस तरफ मतलब टुवर्ड लेफ्ट होगी। तो आप क्या लिखोगे, ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया है इसकी डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन की टर्म में लिखना चाहो तो आप यूं लिख दो ई बी वेक्टर। यहाँ पे स्पेस थोड़ा सा कम है, शायद नीचे विजिबिलिटी ना बने, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिख दिया आपने, वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो EB की वैल्यू कितनी होगी, 3.2 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम, और डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग, ये लेफ्ट है ना, तो आप इसको लिख दो अलोंग AB प्रोड्यूस्ड, तो अलोंग AB प्रोड्यूस्ड, अलोंग AB प्रोड्यूस्ड। शायद विजिबिलिटी कम आ रही होगी, इसमें इंक कम है, ठीक है, ओके। सो अब क्या है, ये आपने क्या बी पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है, ठीक है। ए पॉइंट पे आपने कर ली थी, ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया था, 7.2 इंटू 10⁴, ठीक है। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वेक्टर की फॉर्म में लिखना चाहो तो वेक्टर की फॉर्म में ए वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट कितना आया था, 7.2 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। वेक्टर तो डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन पॉइंट ए पे डायरेक्शन क्या आई थी, अलोंग टुवर्ड राइट आई थी, या अलोंग आप लिख सकते हो बी ए, अलोंग बी ए, अलोंग बी ए, ठीक है। सो ए और बी पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर चुके हैं, हमें निकालना है सी पॉइंट पे। कहाँ निकालना है, सी पॉइंट पे। तो अब हम फाइंड करेंगे सी पॉइंट पे। तो अब हम क्या करो, वीडियो को पॉज करके एक बार ये वाला नोट करो, ठीक है, उसके बाद में करते हैं। तो बेटा अब हम निकालेंगे पॉइंट सी पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। तो हम अब लिखेंगे एट सी, सी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या रहने वाली है। एक बात बताओ बेटा, Q1 चार्ज के कारण पॉइंट सी पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ये वाली, दिस वन, E1 वेक्टर। और Q2 चार्ज के कारण पॉइंट सी पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, नीचे की तरफ, नेगेटिव है ना ये चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ आ जाएगी, नीचे, ये आ जाएगा E2 वेक्टर, ओके। सो अब एक बात बताओ, आपको डायग्राम गिवन था तो ये तीनों साइड इक्वल गिवन है, 0.10 मीटर, 0.10, 0.10, तो ये कैसी ट्रायंगल बन गई, इक्विलेटरल। इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे एंगल कितने होते हैं, 60, 60, 60। तो नेचुरल सी बात है, ये वाला एंगल भी कितना रहा होगा, 60, ठीक है। अब जो दोनों वेक्टर है E1, E2, तो इनके बीच का एंगल कितना रहा होगा, 120, क्योंकि पूरी लाइन पे 180 का एंगल बनता है, इतना 60, तो रिमेनिंग कितना, 120। हमें क्या करना है, पॉइंट सी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो सी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कौन करेंगे, चार्ज कौन से, Q1, Q2, वही दो चार्ज है, ठीक है। इन ये वाला डिस्टेंस गिवन है, ये वाला डिस्टेंस गिवन है, बिल्कुल इजी हो गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी। सी पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E वेक्टर सी, ठीक है। तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी कितना होगा, E1 प्लस E2, मतलब E1 इलेक्ट्रिक फील्ड और E2 इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर सम के इक्वल। दोनों चार्ज के कारण जो इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड है उनके वेक्टर सम के इक्वल,
ओके, सो अब इसका मैग्नीट्यूड कैसा रहेगा? मैग्नीट्यूड निकालने के लिए मैंने क्या बताया, अब ऐसी सिचुएशन नहीं है कि दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो या अपोजिट डायरेक्शन में, नहीं, ये नहीं है। अब दोनों वेक्टर क्या है, किसी थीटा एंगल पे है। दोनों वेक्टर मतलब वेक्टर यहाँ पे क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब दोनों थीटा एंगल पे हो तो उनका जो रिजल्टेंट या नेट वैल्यू निकालते हैं, मैग्नीट्यूड निकालते हैं, तो कैसे निकालते हैं, यू निकालते हैं, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस में 2E1 E2 cos थीटा। तो क्लास 11 का वेक्टर वाला चैप्टर आपको याद आना चाहिए, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, E1 इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण है, चार्ज Q1 के कारण है, ठीक है। तो Q1 चार्ज के कारण E1 इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालें, देखो कितना आएगा, कितनी होगी, K इंटू Q1 चार्ज कितना है, 10 की पावर -8, 10 की पावर -8 अपॉन में ये डिस्टेंस आपको गिवन है, सब कुछ गिवन है, जस्ट आपके मैथमेटिकल स्किल और कुछ नहीं। E1 की वैल्यू आपने निकालनी, ठीक है। E2 की भी वैल्यू निकाल के देखो, ठीक है। E2 की वैल्यू, इस वाले चार्ज के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E2 नीचे की तरफ वो डायरेक्शन है, तो कितना होगा, K 9 × 10 की पावर 9, ये वाला चार्ज इसका मैग्नीट्यूड सेम है, इंटू 10 की पावर -8, ठीक है। डिस्टेंस कितना है बेटा, 0.10, ठीक है। सो E1 E2 दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई बेटा, ठीक है, आ गई आपके पास में। तो आप क्या करोगे, ये इसको आगे फर्दर सोल्व करो, ठीक है। सोल्व करोगे तो आप क्या करोगे, E1 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, E2 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, यू आर गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। सो इसको थोड़ा सा और इजी करते हैं, और इजी कैसे कर सकते हैं, ये सारी इतनी कैलकुलेशन तो लंबी हो जाएगी ना, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, आप यहाँ से क्या कह सकते हो, अब एक बात बताओ बेटा, E1 और E2 दोनों सेम है ना, यहाँ से फ्रॉम हियर वी कैन से, आपको सोल्व तो कैलकुलेशन तो सोल्व करनी पड़ेगी, बट E1 और E2 क्या है, दोनों इक्वल है, ठीक है। और इनकी वैल्यू आप निकालोगे, E1 और E2 की जो वैल्यू निकालोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 9 × 10 की पावर 3 न्यूटन। कितनी वैल्यू मिलेगी, यही E1 की, यही E2 की है। वैसे भी देखो दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड एक जैसा है और इक्विलेटरल ट्रायंगल के डिस्टेंस भी एक जैसा है, तो दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक जैसा ही होगा मैग्नीट्यूड की टर्म में, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, ये है। अब आप यहाँ पे क्या करो, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए E1 को E1 ही रहने दो, E2 को भी क्या लिख सकते हो, E1 लिख सकते हो, तो क्या हो जाएगा E1 स्क्वायर प्लस में ट्वाइस ऑफ E1, E2 को भी क्या लिखो E1, थीटा E1 E2 के बीच में एंगल कितना है, cos 120, और आपको पता है cos 120 कितना होता है, cos 120 होता है -1/2, ठीक है ना। इसको मैंने बताया ना आपको, cos को 90 + 30 की फॉर्म में लिखोगे, ठीक है, तो 90 पे थीटा चेंज हो जाएगा sin 30, बट वो क्वाड्रेंट चेंज होने से माइनस आगे आ जाएगा, तो ये -1/2 हो जाएगी वैल्यू। अब आप इलेक्ट्रिक फील्ड एट C पॉइंट कैलकुलेट करोगे तो माय डियर स्टूडेंट ये कितना होगा, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस में, यहाँ के बजाय हम क्या है, यहाँ लिख देते हैं, हमारे पास स्पेस है, ठीक है, इसको यहाँ लिख देते हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट C पॉइंट क्या होगा, अंडर द रूट E1 स्क्वायर प्लस में E1 स्क्वायर प्लस में 2E1 स्क्वायर और cos 180 कितना, -1/2, ये कैंसिल आउट कर दो, 2 से 2, ठीक है। सो EC कितना हो जाएगा, ये कैलकुलेट करोगे आप तो कितनी वैल्यू आएगी EC की, ये कितना हो जाएगा E1 स्क्वायर प्लस में E1 स्क्वायर माइनस E1 स्क्वायर, ठीक है, इसे कैंसिल आउट हो जाएगा। EC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √E1 स्क्वायर मतलब E1 कितनी आ जाएगी, E1 कैलकुलेशन करनी ही नहीं पड़ी हमें, नथिंग। तो C पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा बेटा, वो होगा E1 और E2 का जितना मैग्नीट्यूड है, वो हम पहले कैलकुलेट, मैंने बताया था कैलकुलेट कर चुके हैं, 9 × 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। फिर मैंने बताया था कि अब आप इसको वेक्टर की फॉर्म में लिखना चाहो, आप क्या लिखना चाहो इसको वेक्टर की फॉर्म में, तो वेक्टर की फॉर्म में आपको डायरेक्शन बतानी पड़ेगी साथ में, तो 9 × 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलम। C पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, अब एक बात बताओ, इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं यहाँ निकलेगा ना, ठीक है। तो अब आप लिख दोगे यहाँ पे
along angle bisector, along angle, यहाँ पे लिखो along angle bisector, angle bisector of, ये जो एंगल बनेगा इसके बाइसेक्टर के लोग होगा, जो भी यहाँ पे वो लिख लेना, ठीक है। समझ गए आप, डायरेक्शन ये वाली रहेगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सी। So my dear student, it was all about the numerical related to electric field intensity. मैंने आपको बिल्कुल मतलब माइन्यूट लेवल से लेके आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको बता दिए ताकि आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। ओके, सो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और आपको क्या करना है बेटा, मैक्स ये जितने भी न्यूमेरिकल मैंने कॉन्सेप्ट बताया है और ये न्यूमेरिकल बताए हैं, आप अपनी नोटबुक मेंटेन करते जाओ, ठीक है, और उसमें क्या सारे के सारे नोट डाउन कर लेना, और ये सारे न्यूमेरिकल करने के बाद फिर आप बुक से किसी भी न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस करने की कोशिश करोगे तो आपसे सारे न्यूमेरिकल हो जाएंगे। अब ये तो देखो, अब आपको और क्या दे सकता है, मैंने जो बेसिक कॉन्सेप्ट बताए थे, आपको रेक्टेंगल दे देगा, स्क्वायर दे देगा, ठीक है, इस टाइप के कॉन्सेप्ट देके राइट एंगल ट्रायंगल दे देगा, उसके हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट पे चार्ज रखा है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो मैं नहीं मानता कि आपकी इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है, आप पेशेंटली पूरा वीडियो देख रहे हो और लास्ट तक पहुंच गए हो, तो मैं नहीं मानता कि आप वो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, ठीक है। आप इजीली सारे के सारे क्वेश्चन कर दोगे, ठीक है। सो थैंक यू, हैव अ गुड